नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। देश की बात में आपका स्वागत है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार न घोषित करने का फैसला किया है। पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ेगी। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस बात का ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश बीजेपी संगठन में कोई गुटबाजी नहीं है। आपको बता दें कि वहां पर लगातार ये खबरें आती रही हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का अपना एक गुट है, जिसको लेकर ये बात अब सतीश पूनिया ने साफ की है कि सभी पार्टियां ऐसा करती हैं। कांग्रेस भी पहले करती आई है और बीजेपी इस बार मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं कर रही है। कई बार चेहरे प्रोजेक्ट होते हैं और कई बार नहीं होते हैं, इसकी कोई निश्चित धारणा नहीं है। मैं कांग्रेस की राजनीति की बात करूं तो उन्होंने कभी अशोक गहलोत को सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया। पिछली बार यूपी में जब चुनाव हुए थे तो योगी जी प्रोजेक्टेड नहीं थे। तो कुल मिलाकर पार्टी का आलाकमान यथा समय इसका निर्णय करता है। लेकिन राजस्थान में जहां तक सवाल है, हमारी जो बड़े नेता, केंद्रीय नेता जितनी बार भी आए हैं, उसमें मुझे लगता है कि हमारे पास में मोदी जी जैसा चेहरा और मोदी जी जैसा बड़ा नाम है। उनके सरकार के अपने काम है जिसका लाभ राजस्थान की जनता ले रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो राजस्थान के प्रमुख हैं डॉक्टर सतीश पूनिया, उन्होंने एक बहुत ही रोचक वक्तव्य दिया है और उन्होंने ये कहा है कि इस बार के राजस्थान के चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेहरा बना करके लड़ा जाएगा और पार्टी में उनके सौजन्य से, यानी कि प्रधानमंत्री के सौजन्य से बहुत सारे नेता तैयार हो गए हैं जो कि अब कमान और बागडोर संभाल सकते हैं। वो उदाहरण देते हैं 2017 उत्तर प्रदेश का, जिसमें वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ चेहरा नहीं थे लेकिन फिर भी पार्टी जीत गई और उसके बाद योगी आदित्यनाथ आए। उन्होंने उदाहरण दिया कांग्रेस पार्टी का कि अशोक गहलोत चेहरा नहीं थे और जब पार्टी जीती तो उसके बाद अशोक गहलोत आए हैं। तो चेहरा ले करके मैदान में उतरना राजस्थान में ये जरूरी नहीं है। अब ये स्टेटमेंट क्यों जरूरी हो जाता है? ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इससे पहले भी कई बार वसुंधरा राजे को हटाने का प्रयास या वसुंधरा राजे को एक मुख्य धारा में नरेंद्र मोदी और केंद्र की जो राजनीति है बीजेपी की, उसके साथ जोड़ने की कोशिश कई बार की गई। जब वो मुख्यमंत्री थी तब भी की गई और उसका एक बड़ा ही अगली एक चेहरा हमने देखने को मिला हमको जब वो पूरा मामला सामने चल रहा था ललित मोदी वाला। लेकिन इस बार इतने खुल के और चुनाव के इतने पहले ये बात बोल देना भारतीय जनता पार्टी द्वारा, इसके एक ही मायने निकाले जा सकते हैं कि वो अपने नेतृत्व में परिवर्तन के ओर कदम उठा रहे हैं। आप जानते हैं कि बीजेपी की अभी 2 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन भी हुई है जिसको प्रधानमंत्री ने संबोधित भी किया था। उसके एकदम बाद राजस्थान के चुनाव के लगभग 1.5 साल पहले कौन नेतृत्व करेगा इस जैसे मुद्दे को उठा देना, इसके एक ही मायने हो सकते हैं कि शायद वसुंधरा राजे की लीडरशिप पर अब कुछ हद तक सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो शायद मुख्यमंत्री के चेहरे की तरह प्रोजेक्ट ना की जाए। वसुंधरा राजे इस पर किस तरीके से रिएक्ट करेंगे अभी ये नहीं मालूम और उनका कैंप किस तरीके से रिएक्ट करेगा ये भी नहीं मालूम। ये सीधा रुख करते हैं हमारी वरिष्ठ सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह का। हर्षा, ये जो कहा जा रहा है कि किस तरीके से रिएक्ट करेंगी वसुंधरा राजे सिंधिया, ये बहुत अहम हो जाता है। बहुत सीनियर लीडर हैं, वहां पर मुख्यमंत्री रही हैं और अब पार्टी की तरफ से उनके सक्रिय राजनीति में रहते हुए ऐसा करना, आपको क्या लगता है? देखिए, इस सारे मुद्दे में एक बात साफ है कि वसुंधरा राजे को पार्टी भी समझ गई है अच्छे से कि उनको दरकिनार नहीं किया जा सकता है राजस्थान की रणनीति में, और राजस्थान की कुछ भी चुनावी रणनीति बने उसमें उनको साइडलाइन नहीं किया जा सकता। इसलिए हमने देखा है कि उनको जब रोड शो हुआ था तो उनको साथ लेके चलना, मंच पे बिठाना, तो इस तरह से और जो मीटिंग्स हुई है दिल्ली में वो क्लियर है कि विदाउट वसुंधरा राजे बीजेपी के लिए नुकसान हो सकता है। तो वो चाहती नहीं कि नुकसान हो, लेकिन मुश्किल ये भी है कि वो शायद ये नहीं चाहते, जिस तरह से बयान आ रहे हैं, कि वो मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री के बहुत सारे दावेदार हैं राजस्थान में, कई जो नेता नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में हैं सेंटर में, वो लोग भी सब अपने आप को सीएम कैंडिडेट समझ रहे हैं। तो काफी सीएम कैंडिडेट हैं। अगर अनुमान लगाया जाए तो यहाँ पर किसी ने एक
व्यंग के रूप से कहा था कि 8 चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट्स हैं राजस्थान में। तो इस सबको देखते हुए पार्टी चाहेगी कि सबसे बड़ा जो संदेश है वो एकजुटता का हो, और वो हमने देखा कि जब जेपी नड्डा जी आए थे यहाँ पर तो उन्होंने वो संदेश देने की कोशिश की है। और हाँ, अगर बहुत सारे फैक्शंस हैं, अलग अलग दिशाओं में खींच रहे हैं, तो हो सकता है कि फिर वो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट घोषित ना करें। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह हमें बता रही थी कि चाहे मुख्यमंत्री पद में उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम न लिया गया हो, लेकिन उनको राजनीति से लिया जा सकता है। और आइए अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश के हालात ठीक नहीं हैं। बीजेपी ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है। एक चिंगारी से आग भड़क सकती है और हम सब बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. And so I think that's also the responsibility of the opposition, the Congress, that bring people together. Bring the communities together, bring the states together, bring the religions together. दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतनलाल को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने जमानत न देने के दिल्ली पुलिस के आग्रह को नहीं माना। साथ ही ये भी कहा कि प्रोफेसर रतनलाल को ऐसे पोस्ट से बचना चाहिए। जमानत के दौरान प्रोफेसर रतनलाल पर कोई पोस्ट करने और इंटरव्यू देने की रोक रहेगी। प्रोफेसर रतनलाल ने ज्ञानवापी में शिवलिंग के दावे को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट किया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रोफेसर रतनलाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने थाने के बाहर प्रदर्शन भी किया था। रतनलाल के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने की शिकायत दर्ज हुई थी। कोर्ट में हमने बेल की एप्लीकेशन मूव करी थी और उस एप्लीकेशन में हमने बताया कि रतनलाल सर एक प्रतिष्ठित नागरिक हैं इस देश के, और उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं वो खुद में मतलब स्ट्रिक्ट नहीं करते हैं उन पे। वो चार्जेस कोर्ट में हमें बताया कि क्यों वो हम पे स्ट्रिक्ट नहीं करते, और हमें मतलब जुडिशियल कस्टडी में भेजने का कोई रीज़न नहीं था, बिकॉज जो भी एविडेंसेस थे वो ऑलरेडी पुलिस ने कलेक्ट कर लिया था, और इसमें एज सच कोई एक्सटेंसिव विटनेस नहीं है जिसको रतनलाल सर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो जो अक्यूज थे रतनलाल, उनके तरफ से कोई भी ऐसा थ्रेट नहीं है इन्वेस्टिगेशन को, ये पॉइंट हमने आगे रखा। और दूसरा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि अवनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि कोई भी ऑफेंस जिसमें 7 साल से कम की पनिशमेंट हो उसमें आपको नोटिस मैंडेटरी है, देना है आपको नोटिस। तो उस गाइडलाइंस को पुलिस ने फॉलो नहीं किया, उसको बाईपास किया। तो कोर्ट ने इस पर जवाब मांगा पुलिस से, और पुलिस उसके लिए रीजनेबल जवाब नहीं दे पाई कोर्ट को। तो इस सब को देखते हुए कोर्ट ने सही माना कि रतनलाल को बेल मिल जानी चाहिए, तो उनको बेल दे दी गई इसमें। और इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। देखिए, कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि जो प्रोफेसर रतनलाल हैं वो एक पढ़े लिखे शख्स हैं, डीयू में प्रोफेसर हैं, और इसके बाद भी उन्होंने इस तरह की पोस्ट की जो कि धार्मिक भावनाओं को आहत करती हैं। और ये भी कहा कि जो प्रोफेसर रतनलाल हैं उनको जेल भेज दिया जाए। साथ में ये कहा कि जो गिरफ्तारी की है वो नियम और शर्तों के हिसाब से की है। इस तरह की बातें पुलिस ने कोर्ट में रखी। हालांकि जो रतनलाल के वकील हैं उन्होंने इसका विरोध करते हुए कहा कि रतनलाल ने जो कुछ लिखा है वो किसी को आहत करने के लिए नहीं लिखा था, और ये भी कहा कि इससे किसी भी तरह की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हुई हैं, क्योंकि जिस शिवलिंग को लेकर टिप्पणी की है वो शिवलिंग, उसका मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। और ये भी कहा कि रतनलाल ने जो कुछ पोस्ट किया है उसकी वजह से कोई हिंसा नहीं है, इस केस में कोई भी आई विटनेस नहीं है, और ऐसे में रतनलाल को बेल दे दी जाए। इसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया था, और 30 मिनट बाद ये ऑर्डर दिया। और अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि किसी के आहत होने से, किसी की भावनाएं आहत होने से उसका जो
भावनात्मक रिश्ता है वो पूरे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। और कोर्ट ने कहा कि हालांकि रतन लाल को इस तरह की पोस्ट से बचना चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा कि रतन लाल जमानत मिलने के बाद ना तो सोशल मीडिया पर कोई ऐसी पोस्ट लिख सकते हैं और ना ही टीवी चैनलों को या अखबार को अपना कोई भी इंटरव्यू दे सकते हैं। इस तरह की शर्तें कोर्ट ने रखी और कोर्ट ने 50,000 के सिक्योरिटी बॉन्ड पर रतन लाल को बेल दे दी है। तो रतन लाल के लिए राहत की बात है, लेकिन कोर्ट ने बहुत सारी शर्तें लगाई हैं और उन शर्तों के साथ उनको चलना होगा। साथ में जो जांच है, जब भी इस केस के जांच अधिकारी उनको बुलाएंगे तब उनको जांच के लिए जाना होगा। जनता पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है। 6 दिन में दूसरी बार सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए प्रति किलो की वृद्धि की गई है। दिल्ली में सीएनजी की बढ़ी हुई कीमतें आज से प्रभाव में आ गई हैं। 6 दिनों के अंदर दिल्ली में दूसरी बार सीएनजी के दाम बढ़ाए गए। इससे पहले 15 मई को दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ाए गए थे। फिलहाल अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी के लिए ग्राहक को 75 रुपए से ज्यादा की कीमत चुकानी पड़ेगी। पहले दिन भर में 700, 800, 1000 कमाते थे। अब 1000 कमाता हूँ तो 300 की गैस चली जाती है, 350 किराया चली जाती है, गाड़ी किराया मालिक। घर पे बच जाता है 200-300 रुपये बचते हैं, वही लेके जाता हूँ। उसमें भी गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा है। और लॉकडाउन से पहले चलाया तो उस समय 45 रुपया सीएनजी था। तो अभी लॉकडाउन जैसे खत्म हुआ, मतलब 3 महीना हो गया, सीएनजी को लगातार बढ़ते हुए लगातार बढ़ रही है। रोज 45 से रोज 1 रुपये 2 रुपये करते करते आज 75 हो गया। और किराया वही है, किराया पर कोई सरकार का वो नहीं है कि सीएनजी बढ़ रही है तो किराया भी बढ़ाया जाए। सर इतने इनकम है नहीं है जिस हिसाब से रेट बढ़ रहा है, क्योंकि डेली इंक्रीज हो रहा है। 2-3 दिन में डेली रेट बढ़ रहा है, 1 रुपये 1.5 रुपये डेली बढ़ रहा है। तो पहले 45 रुपये तक मैंने डलवाई हुई है जब मैं टैक्सी लाइन में आया था। उसके बाद अब इस टाइम पे 74 रुपये कुछ पैसे हो गई है। तो उस हिसाब से सर यहाँ अर्निंग तो है नहीं, क्योंकि ओला का कमीशन भी इतना होता है कि नहीं बच पाते। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के एसडीएम, बीडीओ समेत कई अधिकारियों के वेतन पर डीएम ने रोक लगा दी है। गेहूं की खरीद के लक्ष्य में पिछड़ने पर डीएम ने एक कदम उठाया है। यूपी के हापुड़ में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद 50 दिनों में 2% गेहूं की खरीद हो पाई है। हापुड़ में 29 सरकारी गेहूं क्रय केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 36,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अभी सिर्फ 655 मीट्रिक टन तक ही गेहूं की खरीद हो सकी है। जिन अधिकारियों का वेतन रोका गया है उनमें जिले के सभी उप जिलाधिकारी, सभी खंड विकास अधिकारी, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी समेत कई अधिकारी शामिल हैं। 2% के लगभग खरीद हुई है। 36,000 MT का लक्ष्य रखा गया है। मार्केट रेट में डिफरेंस है बहुत ज़्यादा, बाजार भाव ऊंचे हैं, इस वजह से किसान कम ला रहे हैं और पैदावार भी कम हुई है गेहूँ की। उच्च अधिकारियों के वेतन है जिसमें जिला खाद्य विपणन अधिकारी, एसडीएम्स, बीडीओज, इनके वेतन रोके जाने के आदेश हैं। गेहूँ खरीद कम हो रही है, लक्ष्य के सापेक्ष नहीं है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब तक प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक वेतन रोके जाने के आदेश हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर ड्यूटी घटाई है। इसका असर सीधा उसकी कीमतों पर पड़ेगा। आइए सीधा रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा का। अखिलेश, क्या है ताजा जानकारी?
देखिए, ये बड़ी खबर है क्योंकि आज सुबह ही केंद्र सरकार की ओर से ये इशारा मिला था कि जिस तरह से महंगाई का विस्फोट हुआ है और लगातार हर खाने पीने की चीज हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हो, हर चीज में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे कि आम आदमी की पीठ जो है उसको एक तरह से दोहरी हो रही है, उस पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा है और इसलिए केंद्र सरकार अपनी ओर से कोई ना कोई राहत दे सकती है। और अभी अब से कुछ देर पहले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि केंद्र सरकार ने कुछ बड़े कदम उठाए हैं महंगाई कम करने के लिए, ताकि आम आदमी पर बोझ कम हो सके। और हम सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो बोझ है वो पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के कारण होता है, जिसका कि हर चीज के ऊपर असर पड़ता है। और इसीलिए केंद्र सरकार ने अपनी ओर से एक बड़ा ऐलान करते हुए जो एक्साइज ड्यूटी है पेट्रोल के ऊपर उसे 8 रुपए प्रति लीटर घटा दिया है और इसी तरह से डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी है उसको 6 रुपए प्रति लीटर घटा दिया है। और इसका सीधा असर ये होगा अंजलि कि जो पेट्रोल की कीमत है वो सीधे सीधे तुरंत ही 9.5 रुपए प्रति लीटर कम हो जाएगी। और जहां तक डीजल का सवाल है, 7 रुपए प्रति लीटर डीजल का जो दाम है वो कम हो जाएगा। और इससे सरकार ने के मुताबिक उनके ऊपर करीब 1 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल भी केंद्र सरकार ने अपनी ओर से राहत दी थी और तब भी एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती की गई थी। हालांकि उसके बाद केंद्र सरकार ने अपेक्षा की थी अन्य राज्य सरकारों से कि वे भी जो वैल्यू एडेड टैक्स है वैट, उसमें कटौती करके राहत को और ज्यादा आम लोगों तक पहुंचाएंगे। इसमें बीजेपी शासित जो राज्य थे उनमें अधिकांश राज्यों ने वैट में कटौती भी की थी। एक बार फिर से केंद्र सरकार अब यही उम्मीद कर रही है कि राज्य सरकार भी अपनी ओर से अब चूंकि केंद्र ने अपनी ओर से एक्साइज ड्यूटी कटौती कर दी है, इससे राज्य सरकार भी वैट में कटौती करेंगे ताकि जो राहत है आम आदमी को पेट्रोल डीजल की कीमतों पर वो और ज्यादा हो सके। इसके अलावा दूसरा बड़ा कदम जो निर्मला सीतारमण ने घोषित किया है वो है एलपीजी सिलेंडर को लेकर के। आप जानती है कि 12 जो सिलेंडर है उसके ऊपर अब केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 200 रुपए प्रति गैस सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी दी जाएगी। और ये जो 9 लाख बेनिफिशियरी हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के, उन्हें ये सब्सिडी दी जाएगी। तो 200 रुपए उनका जो गैस का सिलेंडर है उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों का, वो सस्ता हो जाएगा। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो महंगाई के नजरिए से एक बड़ी राहत आम आदमी के लिए अब पेट्रोल डीजल होने जा रहा है सस्ता।